नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज, जहां पर हम लेकर हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो जिसे हम कहते हैं न्यूज पंच, जहां हम खबरों की तथ्य और सत्य के साथ करते हैं पड़ताल और आपको रूबरू करवाते हैं सच के हर पहलू से। तो आइए सबसे पहले सीधे रुख करते हैं इस वक्त की प्रमुख टॉप लाइन्स पर और बात करेंगे चक्रवात दितवा से किस तरह से सावधानी बरतने की जरूरत है, क्यों कई राज्य अलर्ट पर हैं, इस पर करेंगे विस्तार के साथ चर्चा। अगर दूसरी खबर की बात की जाए तो क्यों मुश्किल में है सोनिया और राहुल गांधी, क्या हो सकती है गिरफ्तारी। नेशनल हेराल्ड केस में लगातार मुश्किलें बढ़ती हुई सोनिया और राहुल गांधी के लिए। वहीं तीसरी खबर का अगर जिक्र किया जाए तो सिर्फ 90 दिन का टाइम है आपके पास, क्योंकि अगर आपके पास सिम कार्ड नहीं है तो आप टेलीग्राम, स्नैपचैट और व्हाट्सएप से कोई चैट नहीं कर पाएंगे। आखिर ऐसा फैसला डीओटी ने क्यों लिया, ये भी बताएंगे आपको। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की अगर बात करें तो अमेरिका और वेनेजुला दोनों देश हैं, आखिरकार इनमें क्यों ठन गई है और किस तरह से ट्रंप की दो टूक है वेनेजुला को, इस पर भी होगी विस्तार से बात। लेकिन सबसे पहले न्यूज पंच में बात करेंगे चक्रवाती तूफान दितवा से जुड़ी हुई, जो कि अगर हम बात करें श्रीलंका की तो भारी तबाही मचाता हुआ नजर आ रहा है और अब ये भारत के जो दक्षिणी तट हैं उसकी ओर बढ़ रहा है, जिससे तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया। चक्रवाती तूफान दितवा आज सुबह तटीय राज्यों तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। वहीं तमिलनाडु, पुडुचेरी, ये जो तमाम राज्य हैं वहां में रात से ही लगातार बारिश हो रही है। और क्या चक्रवात दितवा जबरदस्त तबाही मचाना के लिए तैयार है और हाई अलर्ट पर क्यों रखा गया है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को। साथ ही साथ चेन्नई एयरपोर्ट पर 47 उड़ानें हैं उन्हें भी रद्द किया गया। अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं दितवा की पूरी कहानी को लेकर। तो किस तरह से दक्षिण भारत पर दितवा का खतरा मंडरा रहा है और इसीलिए अलर्ट मोड पर ये तटीय इलाके रखे गए हैं। साफ तौर पर अगर देखा जाए तो उत्तरी तमिलनाडु, पुडुचेरी में खतरा मंडरा रहा है, वहीं कुडलोर, नागापट्टिनम में रेड अलर्ट जारी किया गया और कई इलाकों में लगातार भारी बारिश है। और इसी वजह से भारी बारिश के कारण हमने देखा कि जो सामान्य जनजीवन है वो पूर्णतः अस्त व्यस्त माना जा रहा है। तमिलनाडु, पुडुचेरी में सबसे ज्यादा हम इसका असर देख रहे हैं, इसीलिए वो सबसे ज्यादा प्रभावित है और यही वजह रही कि जो हवाई सेवाएं हैं तमाम, उस पर चक्रवात की मार दिखाई दे रही है। तो तमिलनाडु, पुडुचेरी सबसे ज्यादा प्रभावित है। परिवहन का जो पूरा सिस्टम है उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत सामने आ रही है, अवरोध पैदा हो रहा है। हवाई सेवाएं ऐसे में चक्रवात की मार झेल रहे हैं। कई जो फ्लाइट्स हैं कैंसिल किया गया, उन्हें डाइवर्ट किया गया है और 36 घरेलू और 11 अंतर्राष्ट्रीय जो उड़ानें हैं उन्हें रद्द किया गया। अगर कल की बात की जाए तो 36 उड़ानें रद्द की गई थी, क्योंकि चक्रवात का असर साफ तौर पर जो नेविगेशन सिस्टम होता है किसी प्लेन का, उस पर पड़ना तय है। तो ये तो बात हमने की कि किस तरह से भयावह हो रहा है दितवा, लेकिन आखिरकार प्रशासन, जो राज्य प्रशासन है, उसकी तैयारियां क्या हैं, उस पर भी एक नजर डालते हैं। तो अलर्ट पर तमाम एजेंसियां हैं। तमिलनाडु में एनडीआरएफ की 5 टीमों को तैनात किया गया। 5 टीमें जो तैनात की गई, इसलिए केंद्रीय गृह सचिव ने भी तैयारियों की समीक्षा की है। प्रशासन जो है वो दितवा से निपटने के लिए पूर्णतः तैयार है और इसीलिए जो तट रक्षक बल है उसके साथ लगातार संपर्क में, क्योंकि ऐसी जब स्थिति होती है तो इसमें कम्युनिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट की माना गया है। लोगों को घरों में रहने की सलाह दी गई, एक एसओपी जारी किया गया। तमिलनाडु तट पर जो 3 जहाज हैं वो तैनात रहेंगे किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए, और छोटे जहाज़ों को जो बंदरगाह यानी कि पोर्ट्स हैं उन पर वापस लौटने के लिए कहा गया है, क्योंकि ऐसे माहौल में इस तरह के जो कदम है वो कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और 14 आपदा से निपटने के लिए कार्रवाई जो टीमें हैं उनकी तैयारी की गई है। और दितवा के लिए रेलवे की भी बड़ी तैयारी सामने आई। रेलवे ने जोखिम वाली जो तमाम जगह हैं उनकी पहचान कर 24 घंटों के चौकीदार वहां पर तैनात कर दिए। आइए कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं जिससे आप समझ पाएंगे कि आखिरकार जो दितवा है, आप ये
चक्रवात को अगर हम समझे, चक्रवात को अंग्रेजी में हम साइक्लोन कहते हैं, और ये मिश्रण इस तरह से होता है कि तेज हवाओं के साथ साथ जो मूसलाधार बारिश है उसे लेकर आता है। और इसकी वजह से आप देख सकते हैं कि अगर जितने भी तटीय इलाके हैं जो सबसे ज़्यादा करीब होते हैं तट के, मुश्किल सबसे ज़्यादा वहाँ आती है। इसीलिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें जो तैनात की गई हैं ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो, और शेल्टर होम्स भी बनाए गए हैं, और ऐसे में वहाँ पर भी उपलब्धता सुनिश्चित करने की कोशिश, तो ज़रूरी सामान है। साथ ही इसमें यह भी देखना बहुत अहम हो जाता है कि आखिरकार जब ये तट से टकराएगा तो इसकी जो इंटेंसिटी है वो कितनी कम होती है, क्या वो कम होती है, क्या वो बढ़ती है। तो हमने कल भी आपको न्यूज़ पंच में बताया था कि 29 और 30 ये 2 दिन ऐसे हैं जो बहुत क्रिटिकल और बहुत क्रूशियल माने जा रहे हैं दितवा के लिहाज से। और इसीलिए आप देखिएगा कि मौसम में करवट जो अलग अलग राज्य हैं उत्तर भारत के भी, उसमें भी ये असर साफ देखने को मिल रहा है। आप इन लहरों के ऊंचाई से अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिरकार दितवा जिस तरह से श्रीलंका में तबाही मचाई है, और इसीलिए सागर बंधु जो ऑपरेशन चलाया गया और मानवीय सहायता पहुंचाई गई श्रीलंका को, तो पूरे अलर्ट मोड पर है तमिलनाडु और पुडुचेरी की जो प्रशासन है कि ताकि कोई इस तरह की अप्रिय घटना ना हो। तो पुडुचेरी की जो तस्वीरें वो भी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं कि किस तरह से वहां पर भी आप देखिए तट से टकराने के बाद, और ऐसे में जो एसओपी जारी की गई खासतौर पर मछुआरों को लेकर ताकि वो इस क्रिटिकल सिचुएशन में ना उतरे, और उन्हें भी और खासतौर पर लोगों को घरों में रहने की सलाह दी गई है। क्योंकि जब तेज हवाएं चलती हैं, मूसलाधार बारिश होती है, तो पेड़ों के गिरने की भी कहीं ना कहीं दिक्कत होती है, जिसकी वजह से आवागमन तो बाधित होता ही है, लेकिन साथ ही साथ जान जाने का भी खतरा है। आइए अब रुक करते हैं हम दूसरी खबर का। बात करते हैं नेशनल हेराल्ड मामले की, जो कांग्रेस की गले की फांस कई सालों से है, और इसीलिए वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी की मुश्किलें अब इस केस को लेकर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा यानी ईओडब्ल्यू ने इस मामले में नई एफआईआर दर्ज की है। अब एफआईआर में राहुल और सोनिया गांधी के अलावा 6 अन्य लोगों के नाम शामिल हैं, और ये शिकायत ईडी मुख्यालय द्वारा दर्ज कराई गई। एफआईआर में आरोप है कि कांग्रेस से जुड़ी कंपनी एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड को आपराधिक साजिश के तहत धोखाधड़ी से कब्जे में लिया गया, यानी यहां पर भी अनियमितताएं पाई गई, और ईडी ने अपनी जांच रिपोर्ट पुलिस को सौंपते हुए पीएमएलए की जो धारा 66(2) है उसके तहत अनुसूचित अपराध दर्ज कराने की सिफारिश की थी। मामले पर बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए साफ तौर पर कहा कि गांधी परिवार को भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों का जवाब देना चाहिए, जिनमें कथित तौर पर 2000 करोड़ रुपए का जो क्राइम प्रोसीडिंग्स हैं और करीब 5000 करोड़ रुपए की गैर कानूनी संपत्तियां हैं, ये उसका मामला है। और इससे पहले ईडी एजेएल और यंग इंडिया की संपत्तियां अटैच कर चुकी है। बीजेपी का यह भी आरोप है कि कांग्रेस के कई प्रयासों के बावजूद किसी भी अदालत ने अब तक इस मामले में कोई रोक नहीं लगाई। तो क्या गिरफ्तारी हो सकती है सोनिया और राहुल गांधी की नेशनल हेराल्ड केस में, जिस तरह से अब एक नई एफआईआर दर्ज की गई और हजारों करोड़ का जो पैसे का भ्रष्टाचार है, यानी कि इस पूरे केस में तमाम आर्थिक अनियमितताएं सामने आ रही हैं, तो उसलिए जो भाजपा है वो भी हमलावर है। आइए अब इस पूरे केस के लब्बो लुबाब को समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से अब सोनिया और राहुल गांधी की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो साफ तौर पर इस वक्त मुश्किल में नजर आ रहे हैं सोनिया और राहुल गांधी। जिस तरह से नेशनल हेराल्ड केस की अगर हम बात करें तो आर्थिक अपराध शाखा ने नई एफआईआर दर्ज की। इस एफआईआर में जो 6 अन्य नाम हैं उन्हें भी शामिल किया गया है। साथ ही अब जिस तरह से इन 6 नामों को शामिल किया गया, कई ऐसे राज हैं जिससे पर्दा उठ सकता है, और 3 कंपनियों को, यानी कि जो 3 अन्य कंपनियां हैं उन्हें भी आरोपी बनाया गया है। और ऐसे में एजेएल को धोखाधड़ी से कब्जे में लेने का आरोप है। 2000 करोड़ रुपए की अगर बात की जाए तो क्राइम प्रोसीड्स और 5000 करोड़ रुपए की गैर कानूनी संपत्ति का मामला। और ऐसे में ईडी ने जब एजेएल और यंग इंडिया की संपत्तियां अटैच की थी, तब भी किसी भी अदालत ने इस मामले पर रोक नहीं लगाई। ये मामले का पूरा क्रक्स, लेकिन एफआईआर कब और कैसे दर्ज की गई उस पर भी एक उसके बैकग्राउंडर पर नजर डालते हैं। तो 3 अक्टूबर को ईडी की शिकायत पर इस एफआईआर को दर्ज किया गया। ईडी ने जांच रिपोर्ट दिल्ली पुलिस के साथ साझा की है। अब जो पीएमएलए की धारा 66(2) है उसके तहत ईडी के पास विशेष अधिकार के लिहाज से किसी एजेंसी को
अनुसूचित अपराध दर्ज करने के अंतर्गत वो कह सकती है और इसीलिए ईडी ने यही प्रावधान को अपनाया और न्यायिक प्रणाली के लिहाज से दिल्ली पुलिस अब कार्रवाई कर रही है। तो वहीं नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया और राहुल गांधी पर नई एफआईआर दर्ज होने के बाद भाजपा लगातार हमलावर है। भाजपा नेता श्वेता पूनावाला ने साफ तौर पर कांग्रेस के लिए कहा कि उसने लूटा है देश को और लौटाना पड़ेगा वो पैसा, कानून अपना काम कर रहा है। आइए आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस का प्रथम परिवार सबसे भ्रष्ट परिवार है। नेशनल हेराल्ड केस कोई बीजेपी की सरकार ने शुरू नहीं किया, ये 2012-13 में कोर्ट के आदेश पर शुरू हुआ और आज तक किसी कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को रिलीफ नहीं दिया है। ये अक्यूज्ड 1 और अक्यूज्ड नंबर 2 है। हजारों करोड़ों की संपत्ति, वो भी फ्रीडम फाइटर्स की संपत्ति, 50 लाख रुपए देकर और यंग इंडियंस नाम की स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाकर अपने नाम पर उसका इंटरेस्ट करा दिया। आपने लूटा है तो लौटाना तो पड़ेगा, कानून अपना काम कर रहा है। और वहीं भाजपा नेता प्रदीप भंडारी ने भी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि गांधी परिवार को भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों का जवाब देना चाहिए। तो नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ नई एफआईआर दर्ज हुई। इस पर चौतरफा जो है वो विरोध हो रहा है कि भाई किस तरह से जब एफआईआर दर्ज हुई है तो इसका जवाब पार्टी को देना चाहिए। कथित आपराधिक अगर आय की बात की जाए तो वो 2000 करोड़ रुपए की जो अवैध संपत्तियां हैं, इसका अगर हम कंसोलिडेटेड मार्केट वैल्यू देखें तो वो 5000 करोड़ के पार है। और ईडी पहले ही अगर बात की जाए जो ये अवैध संपत्तियां हैं जिसका अनुमानित ब्याज मूल्य यानी कि कंसोलिडेटेड मार्केट वैल्यू प्राइस जैसे मैंने बताया 5000 करोड़ के पार है। ईडी पहले ही एजीएल और यंग इंडिया की संपत्तियों को अटैच कर चुकी है और यही कहना है प्रदीप भंडारी का कि कांग्रेस के डीएनए में ही भ्रष्टाचार है और गांधी परिवार को जवाब देना होगा कि उन्होंने स्वतंत्रता जो सेनानी हैं उनके पैसों को निजी भ्रष्टाचार के लिए लूटा क्यों। प्राथमिक रूप से भ्रष्ट पाए गए राहुल और सोनिया गांधी पर अब कानून अपना शिकंजा कस रहा है और आज तक कांग्रेस कई जो अदालतें हैं उसमें गई है लेकिन किसी भी अदालत में नेशनल हेराल्ड मामले में जो कार्रवाई है उस पर रोक नहीं। तो ऐसे में अब मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं कांग्रेस पार्टी के लिए और वक्त है कि अब वो इस पर जवाब दे। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार आकर भी खबरों का सिलसिला न्यूज पंच में रहेगा जारी। आप देखते रहिए खास शो। पता है लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है LIC एजेंट बनो? अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और जैसा कि हम अमूमन व्हाट्सएप और टेलीग्राम, स्नैपचैट जैसे तमाम मैसेजिंग ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत काम की है। मैसेजिंग ऐप्स को लेकर भारत सरकार बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है क्योंकि सरकार ये तमाम जो मैसेजिंग ऐप्स हैं उन पर अब सख्ती के साथ एक जो आदेश है वो पारित किया गया। इसका सीधा असर पड़ने वाला है व्हाट्सएप, टेलीग्राम और इन तमाम प्लेटफॉर्म यूजर्स पर। केंद्र सरकार ने सख्त आदेश जारी कर अब ये बता दिया कि अब व्हाट्सएप, सिग्नल, टेलीग्राम जैसे जो ऐप्स हैं, अगर आपके पास एक्टिव मोड में सिम यानी आपका सिम कार्ड नहीं है तो आप इसे वाईफाई के जरिए यूज नहीं कर सकते थे। बहुत सिंपल भाषा में ये कि कई बार अगर आपने अपने सिम को डीएक्टिवेट कर दिया लेकिन वाईफाई के जरिए आप ये तमाम जो चैट वाले एप्लीकेशंस हैं उसका इस्तेमाल कर पाते थे, लेकिन अब सरकार के इस फैसले के बाद आपको 90 दिन के अंदर साफ तौर पर अपने सिम को एक्टिवेट करना होगा ताकि आप इन सर्विसेज का इस्तेमाल कर पाएं।
आइए इस खबर को समझते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि कैसे ये फैसला क्यों लिया गया और क्यों अगर आपके पास नहीं है समय तो कैसे ये काम चलेगा। तो अगर आपके पास सिम नहीं है तो आप अपने व्हाट्सएप से मैसेज नहीं भेज पाएंगे। बिना एक्टिव सिम कार्ड से अगर आपके पास नहीं है तो मैसेजिंग ऐप्स नहीं चलने वाले। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि दूरसंचार विभाग ने इस बड़े आदेश को पारित किया है। वजह ये जो साइबर धोखाधड़ी है उस पर लगाम लगाना अहम जिम्मेदारी मानी गई और इसीलिए इस निर्देश को पारित किया गया। और साइबर सुरक्षा जो नियम है 2025 उसे तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। 90 दिनों के भीतर आपको इस व्यवस्था को सुनिश्चित करना होगा और उसी के साथ 120 दिनों के अंदर आपको अनुपालन रिपोर्ट देनी होगी। पहली बार ऐप बेस्ड मैसेजिंग सेवाओं में टेलीकॉम ने ये सख्त नियम जो हैं वो लागू करने की बात कही है। ये जो नया नियम है जो टेलीकॉम की तरफ से आया है, आखिरकार ये नया नियम कहता क्या है? तो टेलीकॉम कम्युनिकेशन आइडेंटिफायर यूजर एंटिटीज की श्रेणी के सारे जो ये ऐप्स हैं ये उसमें आते हैं और प्लेटफॉर्म को यूजर का सिम कार्ड जो है वो ऐप से जुड़ा रखना सुनिश्चित करना उसकी जिम्मेदारी है। और 90 डेज का कॉल टाइम दिया गया है, यानी 90 दिन के भीतर कंपनियों को ये नियम लागू करने होंगे। इसीलिए वेब ब्राउजर से ऐप इस्तेमाल पर ये बड़ा बदलाव है। यानी अब वेब ब्राउजर के जरिए जो इस्तेमाल आप करते थे उस पर इस बड़े बदलाव के जरिए हर 6 घंटे में अब ऐप ऑटोमेटेड तरीके से लॉग आउट हो जाएगा और दोबारा लॉग इन करने के लिए फिर से आपको QR कोड स्कैन करना पड़ेगा। अब ये फैसला क्यों लिया गया, क्यों ये नियम जरूरी है, इसे भी समझते हैं। क्योंकि ऐप्स में बिना सिम के फ्रॉड का रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है। कई बार क्या होता है कि सिम बदलने या बंद करने के बाद भी जो साइबर अपराधी है ना वो इसका प्रयोग करते हैं लोकेशंस, कॉल रिकॉर्ड्स और डेटा को कैप्चर करने के लिए। और ऐसे में अगर सिम नहीं है तो आप उसको ट्रेस नहीं कर पाएंगे जो धोखा अगर हुआ है। और नए नियम से साइबर सुरक्षा को और बेहतर बनाने के लिए इस नियम का पालन करना ज़रूरी है। सारी साइबर अपराधी पकड़ने में इससे आसानी होगी। और जो तमाम डिजिटल अरेस्ट की हम बात करते हैं, इस तरह के स्कैम्स हैं, स्पैम्स हैं, उसमें बहुत बड़ा बचाव सामने आया। खास तौर पर कई आतंकी गतिविधियों में कई बार क्या होता है कि आप सिम कार्ड का यूज़ नहीं करते और वेब ब्राउज़र के ज़रिए या वाईफाई के ज़रिए जो वित्तीय लेन देन होता है यानी ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं उसका ट्रेल निकालना भी बहुत मुश्किल हो जाता है अगर सिम कार्ड ना हो। तो फ्रॉड के रिस्क और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से भी इस कदम को बेहद अहम माना जा रहा है कि अगर आपके पास सिम नहीं है, यानी कि मान लीजिए आप सिम का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं किसी वजह से, आपको लग रहा है कि आप व्हाट्सएप पर और टेलीग्राम पर चैट कर सकते हैं, तो वो अब नहीं हो पाएगा। इसमें एक और चीज़ समझने वाली ये है कि जिस डिजिटल व्यवस्था को हम सुनिश्चित करके बहुत पुख्ता और मजबूत बना रहे हैं, आप डिजिटल व्यवस्था किस लिए, मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम करते हैं या आप अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, आपने लोन के लिए एप्लीकेशन दिया और इस तरह के फ्रॉड से बचने के लिए अगर सिम है तो अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो बहुत आसानी से वो ट्रेस हो जाएगा। लेकिन इस तरह अगर सिम के बिना किसी ने आपके साथ धोखाधड़ी की है तो ट्रेस करना मुश्किल होता है। IP एड्रेस को खंगालना जो साइबर सिक्योरिटी का सेल है उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती हो जाता है। तो उस लिहाज से जो ये फैसला लिया गया है वो अपने आप में बेहद अहम है। और आइए अब रुख करते हैं हम अपनी चौथी खबर पर जाने से पहले आपको ये बता देते हैं कि इससे जो फ्रॉड कॉल्स आपके पास आते हैं उससे भी निजात मिलती हुई नजर आएगी। कैसे? क्योंकि आप समझिए अगर आपके पास सिम कार्ड है और आपको कोई कॉल करता है तो अब उसका नंबर आपके स्क्रीन्स पर फ्लैश होता है। बिना सिम कार्ड के अगर वाईफाई के जरिए कॉलिंग की जा रही है तो आप ये समझिए कि उसको ट्रेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो स्नैपचैट यूज़र्स जो हैं, टेलीग्राम यूज़र्स जो हैं, व्हाट्सएप यूज़र्स, कई बार ऐसा होता है कि अगर आप किसी जगह मौजूद हैं जहां आपका सिम किसी वजह से काम नहीं कर रहा तो ब्राउज़र्स के ज़रिए या वाईफाई के ज़रिए हम काम करते हैं। लेकिन अब ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा और साइबर सिक्योरिटी के लिहाज से लगातार जो हम सरकार के अथक प्रयास देख रहे हैं जिसमें साइबर सिक्योरिटी को लेकर आगे जाना है। और साइबर सिक्योरिटी बेहद ज़रूरी है क्योंकि आजकल सब कुछ डिजिटल इंडिया के माध्यम से किया जा रहा है। सिंगल विंडो क्लियरेंसेस की जब हम बात करते हैं तमाम बिजनेसेस को ओपन करने की, तो ये सब डिजिटल वर्ल्ड से, और डिजिटल वर्ल्ड में जितना डार्क वेब है
उस पर लगाम लगाने के लिए, आपराधिक गतिविधियों पर शिकंजा कसने के लिए ये जो डीओटी का फैसला है वो अपने आप में बहुत अहम समझ में आ रहा है। तो फिलहाल अभी न्यूज़ पंच में इतना ही, लेकिन आपसे मुलाकात होगी 2 बजे कुछ और नई खबरों के साथ। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।